दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा के बाद कमजोर पड़ते किसान आंदोलन को नई धार देने वाले राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी यानी कि आज देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। जी हां, उन्होंने कहा है कि आज देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। यह दिल्ली के बाहर हर जगह होगा। इसमें फंसे लोगों को खाना और पानी की व्यवस्था की जाएगी। जी हां, उन्होंने कहा है कि हम उन्हें बताएंगे कि आखिर सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। एक न्यूज चैनल ने राकेश टिकैत से पूछा है कि क्या आप सभी को जबरन रोकेंगे, तो इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि सभी लोग किसानों का सहयोग करते हैं, वे खुद ही रुक जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पुलिस लाठी डंडे चलाएगी हम वहां अनाज बोएंगे। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जी हां, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। जी हां, इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भारत में 13,90,000 कैंसर के मामले हर साल सामने आते हैं, जबकि बिहार में हर साल 1,40,000 कैंसर के मामले सामने आते हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए बिहार के 14 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र खोला जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, बेगूसराय, पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, औरंगाबाद और भागलपुर में केंद्र की शुरुआत किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि पहले चरण में 4 जिला नालंदा, भोजपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर में कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इससे कैंसर के भयावह होने से पहले भी उसका इलाज किया जा सकेगा। दोस्तों आजकल के दौर में आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। जी हां, आधार कार्ड में अपनी जानकारी को अपडेट करवाना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान होने जा रही है। जी हां, आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए यूआईडीएआई ने 1947 यानी कि 1947 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। जी हां, यहां आपकी आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। यूआईडीएआई ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। यूआईडीएआई ने ट्वीट करके बताया कि आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 यानी कि 1947 12 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ओडिया, बंगाली, आसामी और उर्दू में उपलब्ध है। जी हां, यहां आपको आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन से जुड़ी पोस्ट करते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हां, इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा रहा है। जी हां, 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल मिले हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर अपने निजी स्वार्थों को पूरा कर रहे हैं। जी हां, हमने ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है जो अफवाह या फिर झूठी खबर फैला रहे हैं। अगर आप घर में शराब रखते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके यहां से अगर शराब की बरामदगी हो गई तो फिर आपके मकान को सील कर दिया जाएगा और उसे नीलाम कर दिया जाएगा, यानी कि बेच दिया जाएगा। जी बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून में राज्य में शराब पीने और फिर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन कानून लागू होने के बावजूद भी बिहार में अवैध शराब के निर्माण और तस्करी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब ऐसे लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और पटना रेंज के आईजी संजय कुमार ने यह सख्त निर्देश दिया है कि राज्य में शराबबंदी कानून को पूरी कड़ाई के साथ लागू करना है। बिहार के शराबबंदी कानून में शराब की बरामदगी के बाद घर और गोदाम को सील करके उसे नीलाम कर दिया जाएगा, यानी कि बेच दिया जाएगा। शराबबंदी को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। जी आपको बता दूं कि कानून लागू होने के बाद अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अब सरकार ऐसा करने जा रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जी हां, कोई नेता अपने विरोधियों पर लगातार हमलावर हैं तो कोई अपनी राजनीतिक समझबूझ का इस्तेमाल करके बंगाल की धरती पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जी हां, कोई पाला बदल रहा है तो कोई किसी से गठबंधन कर रहा है। इसी क्रम में बंगाल कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने फुरफुरा शरीफ के चीफ अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन की बात कही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे खत में उन्होंने कहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन में फुरफुरा
शरीफ को भी शामिल किया जाए। जी हां, सोनिया गांधी को लिखे चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया जाए। जी हां, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के चीफ अब्बास सिद्दीकी है। जी हां, चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि बंगाल प्रदेश से कांग्रेस मान रही है कि लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के गठबंधन होने पर इस चुनाव में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। जी हां, मौके की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन की बात कही है। आपको बता दें कि अब्बास सिद्दीकी की रैली और रोड शो में भारी संख्या में भीड़ जुटी है। जी हां, इंडियन सेक्युलर फ्रंट मुस्लिमों के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए काम करने का ऐलान किया है। दोस्तों, दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच जारी है। जी, इस बीच दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हुई हिंसा में शामिल कुछ कथित दंगाइयों की तस्वीर जारी की है। जी हां, बताया गया है कि पुलिस ने जांच में तेजी दिखाते हुए कुछ लोगों की पहचान फेशियल एनालिटिक्स के जरिए की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ की ओर से मिले सीसीटीवी फुटेज की मदद से 42 संदिग्धों की पहचान हुई है। इसके अलावा व्हाट्सएप वीडियो से भी 20 संदिग्धों को पहचाना गया है। आपको बता दूं कि दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहले ही छापे मारना तेज कर दिया था। जी हां, फिलहाल लाल किले की हिंसा से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि कुछ संदिग्ध दिल्ली से भागकर दूसरे राज्य में छुपे हो। दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद के बदले पास के धन्नीपुर गांव में बन रही मस्जिद की जमीन को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। जी हां, 2 बहनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दावा ठोका है कि उस जमीन पर उनका मालिकाना हक है। जी हां, और सरकार ने गलत तरीके से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उनकी जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी है। आपको बता दें कि पिछले 26 जनवरी को ही उस जमीन पर पौधा लगाने के साथ ही मस्जिद निर्माण की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ाया गया है। जी हां, मस्जिद निर्माण का काम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट कर रहा है। जी हां, अब इस पर नई मस्जिद की जमीन पर भी विवाद शुरू हो गया है। बाबरी मस्जिद के नाम पर अदालत के फैसले से ही बन रही दूसरी मस्जिद भी जमीन विवाद में उलझती दिखाई दे रही है। दिल्ली में ही रहने वाली 2 बहनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका देकर उस जमीन पर मालिकाना हक जताया है। यह जमीन अयोध्या शहर के पास ही धन्नीपुर गांव में सरकार की ओर से मस्जिद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की है, यानी कि दिया है। यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई है और माना जा रहा है कि अदालत इस पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगी। दोस्तों, इस बार बिहार बजट में किस पर ज्यादा फोकस होगा, तो चलिए जानते हैं कि आखिर वित्त मंत्री ने इस बारे में क्या बात कही है। तो सरकार अपने बजट में किसान, पशुपालक, मत्स्य पालक आदि को फोकस में रखेगी। यह इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गन्ना उद्योग, सहकारिता, कॉम्फेड, जीविका के प्रतिनिधियों को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह संकेत दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय सभागार में गन्ना उद्योग, कॉम्फेड, जीविका, कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ हुई बजट के पूर्व बैठक में उन्होंने सुझाव पर विचार विमर्श किया। जी हां, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन पर क्षेत्र के अंतर्गत मक्का उत्पादन, केला उत्पादन, गन्ना उत्पादन, चाय उत्पादन, जूट उत्पादन, जीविका के प्रतिनिधियों द्वारा सब्जी के उत्पादन आदि क्षेत्र तथा फूल उद्योग, बागवानी, जैविक खेती, कुक्कुट पालक, मत्स्य पालन, बकरी पालन, गौशाला, डेयरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र में लोगों की आजीविका के साधन को मजबूत करने का काम कर रही है। इससे किसान, पशुपालकों, मत्स्य पालकों को आजीविका के बेहतर साधन मुहैया कराने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा। बैठक में किसानों ने फसल का उचित मूल्य दिलाने, धान खरीद नवंबर से ही लागू करने, गन्ना के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने की मांग की है। दोस्तों, पिछले 1 साल में ही खाद्य सामग्री की कीमतों में बेतहाशा बढ़ी है। जी हां, अब पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। जी हां, इसी तरीके से एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। आम बजट के बाद उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। सरकार आम आदमी को राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हां, जिससे आम आदमी काफी परेशान है। एक तो लोगों की लॉकडाउन से कमाई में ग्रहण लग गई है। जी हां, ऊपर से सरकार आम आदमी पर महंगाई की मार थोप रहे हैं, जिससे भारतवासियों को घर चलाने में दुश्वार हो गया है।
दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए मार्च से राज्य स्तरीय पोर्टल शुरू करेगा, जहां इन्हें रोजगार संबंधित सभी जानकारियां हर दिन आसानी से मिल पाएगी। इस पोर्टल पर बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में सरकारी और निजी संस्थानों से निकलने वाली नौकरियों के बारे में जानकारी रहेगी, जहां ये बिल्कुल मुफ्त होगी। युवाओं को इसके लिए एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कराना होगा, जहां से उन्हें रोजगार संबंधित अलर्ट भी एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा, ताकि युवाओं को विभाग के माध्यम से लगाए जाने वाले रोजगार मेले की जानकारी नियमित मोबाइल पर अपडेट आती रहेगी। जी हां, श्रम संसाधन विभाग नेशनल कैरियर सर्विसेज यानी कि एनसीएस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर पोर्टल को तैयार किया है। जी हां, इसमें रोजगार संबंधित सभी तरीके की जानकारी अपडेट होगी। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा राज्य में चुनाव जीतने की खातिर आक्रामक स्तर पर अपने अभियान में लगी हुई है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कोशिशों में जुटी हुई है। जहां ओवैसी की अगुवाई वाले एआईएमआईएम इस महीने बंगाल के 4 शहरों में 4 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजेंगी। जहां पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल में 5-5 सदस्य होंगे। प्रतिनिधिमंडल राज्य में पार्टी के लिए संभावना और ग्राउंड स्तर की स्थिति का जायजा लेंगी। एआईएमआईएम का 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बंगाल के 4 शहरों का दौरा करेंगे, जिनमें दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर का दौरा करेगा। इससे पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। जी हां, बंगाल चुनाव के लिए ओवैसी की एंट्री के बाद से ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी उन्हें बीजेपी की बी टीम के रूप में प्रचारित कर रही है। दोस्तों लॉकडाउन के बाद से बंद नेपाल को जोड़ने वाली सभी इंटरनेशनल पुल खुल गए हैं। जी हां, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलों को खोलने की इजाजत दे दी है। इंटरनेशनल पुल बीते साल 22 मार्च से लॉकडाउन के दौरान ही बंद थे। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर की सीमा लगी है। जी हां, बॉर्डर खुलने से इन इलाकों में बसे लोगों को खासी राहत मिली है। नेपाल सरकार ने कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल पुलों को खोलने पर परमिशन दे दी थी, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई भी फैसला नहीं हुआ था। आखिरकार गृह मंत्रालय ने इस बारे में फैसला लिया है। दोस्तों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर उन्हें अपने मन से जीवन साथी चुनने तक के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कानून बनाए गए हैं, प्रशासनिक स्तर पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन भागलपुर समेत पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल के कई जिलों में बालिग होने से पहले ही बेटियों की शादी करा दी जा रही है। जहां चिंता का विषय यह है कि संख्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि भागलपुर में अभी 42.4% बेटियों की शादी कम उम्र यानी कि 18 साल से पहले ही करा दी जा रही है। पिछले 4 साल में बेटियों की कम उम्र में शादी करने की संख्या करीब 1.5 गुना बढ़ी है। एक सर्वे के अनुसार भागलपुर जिले में 20 से 24 साल की 42.4% महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में करा दी गई। इस सर्वे में 2015-16 में यह आंकड़ा 29.7% ही था। यह आंकड़ा इस बात की गवाही देता है कि सिर्फ 4 साल के अंतराल में ही नाबालिग बेटियों की शादी कराने का प्रचलन कम होने के बजाय बढ़ गया। जहां पूर्णिया, कटिहार और बांका जिले में होने वाले कुल शादियों में से करीब 50% बेटियों की शादी 18 साल से पहले करा दी जाती है। जब पूर्णिया जिले में 51.2% बेटियों की शादी 18 साल से पहले करा दी जा रही है, तो बांका जिले में यह आंकड़ा 49.4% है। जहां कटिहार जिले में भी 49.4% है। किशनगंज में 36.6% है, मुंगेर में 34.7% और सहरसा जिले में सर्वाधिक 51% बेटियों की शादी 18 साल से पहले करा दी जाती है। सर्वे को देखें तो एक तरफ जहां बेटियों की शादी 18 साल से पहले करा दी गई, तो इसका बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि कच्ची उम्र में मां बनने वाली बेटियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई के नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। जी कन्हैया कुमार पर सीपीआई नेता के साथ मारपीट करने का आरोप है। कन्हैया वर्तमान में सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी हैं। दोस्तों भारत में जनवरी का महीना उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर बाकी देश के लिए गर्म रहा। जी हां, मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी की शुरुआत 2 हफ्तों में हुई बारिश के कारण यहां तापमान कम दर्ज किया गया। वहीं केंद्रीय भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण पठारों में जनवरी के महीने में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। जी हां, उत्तर पश्चिमी भारत में जनवरी में औसतन तापमान 11.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.22 डिग्री सेल्सियस नीचे था।
दोस्तों बिहार की कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल की 12 से अधिक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को इस बार की बजट में मात्र एक हजार रुपए का आवंटन किया गया। जी ऐसा लग रहा है कि मामूली राशि देकर परियोजनाओं को मात्र जीवित रखने की कोशिश की गई है या फिर भद्दा मजाक की गई है। जी बड़ा सवाल यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट में मामूली राशि यानी कि 1000 रुपए के प्रावधान से संबंधित रेल परियोजनाएं क्या गति पकड़ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कुर्सेला से बिहारीगंज नई रेल लाइन जैसी कई परियोजनाएं राशि के अभाव में शुरू नहीं हो पाएगी। अररिया से सुपौल, खगड़िया से कुशेश्वर स्थान, दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जैसी नई रेल लाइन निर्माण का काम अटक जाएगा। जी अब बजट में मिली राशि पर नजर डालें तो कोसी को सीमांचल क्षेत्र से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना अररिया से सुपौल नई रेल लाइन 92 किलोमीटर है। जी उसके लिए मात्र 1000 रुपए मिले हैं। क्या होगा इससे? 304 करोड़ 41 लाख राशि वाली इस प्रोजेक्ट के लिए इससे पहले 2 बार 37 करोड़ 16 लाख 3 हजार राशि मिली थी। इस प्रोजेक्ट का काम चलने से इस बार की बजट में पर्याप्त राशि मिलने की लोग आस लगा रखे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ वहीं अभी तक इस मुद्दे को लेकर सरकार कोई भी हल नहीं निकाल पाई है। जी इसके अलावा कई स्टार्स किसान आंदोलन के पक्ष में तो कई स्टार्स इसके विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार, करण जौहर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर, सुरेश रैना, साइना नेहवाल जैसी बड़ी हस्तियों ने अपना विरोध जताते हुए आपसी सहमति से सुलझाने की बात कही है। वहीं जब ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई तो बॉलीवुड सिलेबस ने इनके हस्तक्षेप करने पर अपना विरोध जताया। इन सब के बीच अब बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी दरअसल किसान आंदोलन पर अपनी राय रखते हुए सलमान खान ने कहा है कि सही चीज होनी चाहिए, जो सबसे सही है वो किया जाना चाहिए। सही चीज होनी चाहिए, हर एक के साथ सही चीज होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जी आपको बता दूं कि अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार किसान आंदोलन का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी इसके अलावा जो लोग भी इस मामले के पक्ष में बात कर रहा है, कंगना उस पर भी अपनी भड़ास निकाल रही है। दोस्तों दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा वाले प्रदर्शन स्थल गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों किसान सर्द रात और गुरुवार को हुई बूंदाबूंदी के बीच केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर डटे रहे। नवंबर 2020 से आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर यह आंदोलन इस साल अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि अक्टूबर 2021 तक यह आंदोलन चलने वाला है और ग्रामीण इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वे अपने जगहों पर ही चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये जाम दिल्ली में नहीं होगा। जी उन्होंने कहा है कि आज चक्का जाम के बारे में बताते हुए गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर की किलेबंदी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पत्रकारों से उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां तो राजा ने खुद दिल्ली में किलेबंदी कर रखी है, हमारे चक्का जाम करने की जरूरत ही नहीं है। जी उन्होंने कहा कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। दोस्तों बिहार सरकार ने 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की हरी झंडी दे दी है। यह स्कूलों में 8 फरवरी से कक्षा 6 से और उसके आगे की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। यह इसके लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चों की शर्तों के साथ पढ़ाई होगी। पहले दिन सिर्फ 50% बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति होगी, जबकि सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। इस दौरान जीविका की ओर से सभी बच्चों को 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल मई में बिहार की राजधानी पटना आएंगे। जी हाँ दोनों विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी हाँ आपको बता दें कि विधानसभा भवन शताब्दी समारोह 7 फरवरी से आरंभ होगा और अगले 1 साल तक चलेगा। अप्रैल मई महीने में इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। जी इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से अनुरोध किया गया है। गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। जी हाँ उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को यानी कि कल विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आरंभ हो रहे इस समारोह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उस दिन समारोह में विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम भी रखा गया है।
दोस्तों बिहार में 5 स्टार होटल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, पटना, नालंदा, बोधगया में बनने वाले इन होटलों के निर्माण का काम अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगा। जी हां, पर्यटन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने गुरुवार को इसकी समीक्षा की है, जिसमें यह बताया गया है कि पटना के बांकीपुर डिपो परिसर और फिर होटल पाटलिपुत्र अशोक परिसर के लिए अगले एक सप्ताह में टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह राजधानी के सुल्तान पैलेस में फिलहाल काम रोक दिया गया है। गया, नालंदा और बोधगया में जगह चिन्हित कर ली गई है। जी इस माह के अंत में होने वाली विभागीय बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। जी अब पर्यटन विभाग 5 सितारा यानी कि 5 स्टार होटल बनाने की जिम्मेवारी वैसी कंपनी को देने का निर्णय लिया है जिसका पिछले 3 सालों में कम से कम 500 करोड़ का टर्नओवर होगा। बिहार में गांव की सरकार के चुनाव के लिए तैयारियां जारी है। इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग होगा। इस बात को लेकर पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी सहमति भी दे दी है। इसके लिए ईवीएम खरीद की तैयारी जोरों के साथ की जा रही है। पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर नीतीश सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलते ही ईवीएम की खरीद हो जाएगी। दोस्तों पटना के बेड़िया में बन रहे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का काम करीब 80% तक पूरा हो चुका है। यह उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहा तो फिर सितंबर-अक्टूबर तक यह बस स्टैंड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और चालू भी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ होने वाले ज्यादातर बड़े काम पूरे हो चुके हैं। अब मुख्य तौर से फिनिशिंग से जुड़े काम बचे हैं। फिनिशिंग में थोड़ा समय लगता है। यह काम पूरा होते ही यहाँ से सभी जिलों और फिर दूसरे राज्यों के लिए करीब 150 बसें खुलने लगेगी। जी हाँ, फिलहाल इस बस स्टैंड का एक हिस्सा फरवरी मध्य तक चालू हो जाएगा। जी यहां से इस माह गया और जहानाबाद जिले के लिए बसें खोलने लगेगी। जब फिलहाल यहां से 20 बसें गया जहानाबाद के लिए रोजाना खोली जाएगी। आपको बता दूं कि यहां पर पीने के पानी के लिए व्यवस्था और शौचालय तैयार कर लिए गए हैं। अभी 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जब पुलिस की सुरक्षा भी मिलने लगेगी, रोशनी की व्यवस्था भी की जा रही है। दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में कहा है कि किसान देश की ताकत है और सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के हित के लिए काम करती है। कृषि कानून उनकी आय दोगुनी करने और फिर उनकी स्थिति सुधारने के लिए लाया गया है। विपक्ष इसे काला कानून कहते हैं। जरा विपक्ष बताए कि इसमें काला है क्या। जी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार कानूनों के संशोधन के लिए तैयार है। किसान बताए कि उनकी आपत्ति कहां पर है। सरकार अगर संशोधन के लिए तैयार है तो फिर इसका यह मतलब नहीं है कि कानून में किसी तरीके से कोई खराबी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब के कानून में खामी है। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने मनरेगा के गड्ढे को भरा है और इसे बहुउपयोगी बनाया है। हमारी सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ाया है। पहले तो मनरेगा में सिर्फ गड्ढे ही खोदे जाते थे। हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया है। दोस्तों 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। जी दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर किसान 2 महीने से भी ज्यादा समय से डटे हुए हैं। इस बीच किसान आज चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चक्का जाम से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों से अपील है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम आंदोलन करें। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, इसलिए जो जहां है वहीं रहकर आंदोलन में हिस्सा लें। जो उन्होंने कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं वे अपने अपने जगहों पर ही आज चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में नजर आएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। 3 घंटे का चक्का जाम होगा। इस दौरान जिन गाड़ियों को रोकने का काम किया जाएगा उन्हें खाने को कुछ दिया जाएगा। दोस्तों बिहार सरकार के प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी के आदेश पर बवाल मच गया है। यह सरकार के इस फैसले की आलोचना अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने भी की है। न्यूयॉर्क टाइम ने लेख लिखकर बिहार सरकार के इस आदेश पर सवाल उठाया है। यह अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने भारत में आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया को एक पैटर्न बताया है। यह साथ ही अखबार ने कहा है कि भारत में मिले विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को एक पैटर्न के तहत खत्म किया जा सकता है। इस लेख में अमेरिकी अखबार ने उत्तराखंड सरकार के सोशल मीडिया पर निगरानी और बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश का हवाला दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना या सरकार के विरोध में आंदोलन करने वालों को सरकारी विभाग में नौकरी नहीं दी जाएगी। जी हां, इसके अलावा इस तरह के लोगों को सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा।
दोस्तों, किसी भी चुनाव में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काला धन और शराब का जमकर इस्तेमाल होता है। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान भी बंगाल में काला धन के प्रयोग और शराब की खपत में काफी वृद्धि हुई थी। लोकसभा चुनाव के अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग इस बार पहले से ही तैयारी कर रही है। जी हां, और बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में काला धन और शराब की खपत पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी है। दोस्तों, दुनिया के दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश भारत में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 156 पुलिसकर्मी है। यानी कि देश में एक पुलिसकर्मी पर 641 व्यक्तियों की सुरक्षा का भार है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृति संख्या प्रति 1 लाख की आबादी पर 195 है। यानी कि सरकार ने एक पुलिसकर्मियों को 512 व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1 लाख लोगों पर वास्तविक पुलिसकर्मियों की औसतन संख्या 151 ही है। कई राज्यों में हालात और भी बुरे हैं। बिहार में मात्र 76 पुलिसकर्मियों पर 1 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। दोस्तों, बिहार में सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सरस्वती पूजा के दौरान माहौल बदला बदला सा नजर आएगा। पूजा पंडालों के अंदर हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी भागलपुर शहर में 1000 से अधिक स्थानों पर प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि हर हाल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा सके। और कहीं भी मेला का आयोजन नहीं होगा और न ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिमा विसर्जन गंगा में नहीं होगा। दुर्गा पूजा, काली पूजा की तरह ही सादगी से सरस्वती पूजा करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के शुभारंभ के मौके पर अपने संबोधन में किसानों को कई संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पिछले 6 साल में किसानों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। सरकार के सभी फैसले खेती को लाभ का काम बनाने के लिए है। यह समारोह से वर्चुअल जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मिनट के अपने संबोधन में कई बार किसानों का जिक्र किया। बजट में किसानों और खेती किसानी के लिए किए गए प्रावधानों का भी जिक्र किया। कृषि सुधार कानून या फिर कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन का जिक्र किए बगैर उन्होंने अपनी बात कही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। चौरी चौरा आंदोलन में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। पिछले 6 वर्षों से सरकार उनकी स्थिति को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत है। इनका परिणाम कोरोना काल में भी देखने को मिला। महामारी की चुनौतियों के बीच भी कृषि क्षेत्र आगे बढ़ा। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। किसान और सशक्त होगा और फिर तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में मंडियों को किसानों के फायदे का बाजार बनाने की कोशिश हो रही है। इस बजट में 1000 और मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का प्रावधान किया गया है और किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रिम्स की ओर से लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई और रिम्स निदेशक को इसके लिए शो कॉज नोटिस जारी किया। नोटिस में रिम्स निदेशक से पूछा गया है कि 2 बार आदेश के बाद भी कोर्ट को लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई। कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए बाहर शिफ्ट किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इसका रिपोर्ट चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट से ही इसका पता चलेगा। कोर्ट ने रिम्स निदेशक को अंतिम मौका देते हुए लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा के साथ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तुलना की गई है। विपक्षी सांसदों ने नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर एक अलग चर्चा की मांग की है। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में सांसदों ने कहा कि कांटेदार तारों और कंक्रीट की छोटी दीवारों के साथ सीमाओं पर विशाल बैरिकेड लगाए गए हैं, जो इसे भारत पाकिस्तान सीमा होने का आभास देता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े बिहार के 3,28,000 किसानों का भौतिक सत्यापन होगा। केंद्र सरकार ने योजनाओं की जांच के लिए रैंडम तरीके से इन किसानों का चयन करके उसकी सूची राज्य सरकार को दी है। निर्देश को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रखंडों में ये सूची भेज दी है। साथ ही भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है। दरअसल बिहार में लगभग 60 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं। उनमें से आयकर देने वाले 32,000 किसानों को यह राशि मिलनी बंद हो गई है। इसी के साथ कृषि निदेशक डीपी त्रिपाठी ने केंद्र सरकार से मिली सूची के अनुसार किसानों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है।
दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 7 फरवरी को हरियाणा यानी कि कल हरियाणा के दादरी में चरखी गांव में महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। जी सांगवान खाप पंचायत के मुखिया सोमवीर सांगवान ने इस बात की जानकारी दी है। बुधवार को भी जिंद कंडेला गांव में हुई इस तरह की बैठक में टिकैत को लोगों की जोरदार प्रतिक्रिया मिली। दोस्तों सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया ने रिहा होने के बाद कहा है कि उन्होंने तिहाड़ जेल में किसानों से बातचीत करके उनकी बातचीत के अंश अपनी टांग पर लिखे हैं, जिसके बारे में वे अपनी खबर में विस्तार से लिखेंगे। यह पुनिया को अदालत से जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से रिहा किया गया था। जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पुनिया ने कहा है कि जेल के अंदर रहना मेरे लिए एक अवसर बनकर आया है। मुझे जेल में बंद किसानों से बात करने का मौका मिला और मैंने उनसे बातचीत के कुछ अंश अपनी टांगों पर लिख लिए हैं। मैं अपनी खबर में इस बारे में विस्तार से लिखूंगा। उन्होंने कहा है कि मेरा काम ग्राउंड जीरो से खबर देना है। मैंने किसानों से पूछा कि उन्हें क्यों और कैसे गिरफ्तार किया गया है, तो पुनिया ने कहा है कि वे सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू होने के पहले दिन से ही इसे कवरेज कर रहे थे। जी और कर रहे हैं। जी उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि पत्रकार के रूप में सच्चाई और ईमानदारी से खबर देना मेरी जिम्मेवारी है। मैं बस यही कर रहा था। मैं प्रदर्शन स्तर पर हमला करने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी से मेरे काम में बाधा पहुंची है। मेरा कीमती समय बर्बाद हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।